तो जो लोग कंटामिनेटेड फूड या पानी का सेवन ज़्यादा करते हैं उनमें हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस ज़्यादा जी हाँ, बिल्कुल। खास करके बच्चों में हेपेटाइटिस ए बहुत कॉमन है। आप देखेंगे कि जॉन्डिस हो गया, बिलिरुबिन 20-25 पहुंच गया, तो ये कई बार हेपेटाइटिस ए की वजह से होता है। और इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं हेपेटाइटिस ए के? थकान, भूख नहीं लगना, कई बार हल्की बुखार और आंखों का पीला होना, और यूरिन साथ में पीला होता है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि ये इचिंग मतलब खुजली भी करा सकता है, बट हाँ, उसके लिए पहले आंखें पीली और पेशाब पीला होना जरूरी होता है। तो ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये हमारे लिवर को डैमेज कैसे करता है और ये होता कैसे है? बेसिकली ये इसके 3 रूट्स होते हैं। ये ब्लड के द्वारा और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलता है। तो ब्लड के द्वारा जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर इन्फेक्टेड पेशेंट से आपको ब्लड मिला है। इसके अलावा जो टैटूइंग होती है, जो आप बहुत सारे लोग अपने हाथों पे टैटू बनवाते हैं, तो जो अगर ऐसी जगहों से बन रहा है जहाँ पे वो इंजेक्शन, इंक या ब्लेड्स चेंज नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेट रिस्क है। और आपने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया है, कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं किया है, और आपका पार्टनर अगर इन्फेक्टेड है तो भी आपको होने का रिस्क है। अगर एक बार हो गया तो इसके सिम्टम शुरुआत में आते हैं या एक क्रॉनिक बीमारी है जो लिवर को धीरे धीरे जब क्रॉनिक में तब्दील होता है तब भविष्य में चल के 15 साल 10 साल बाद लिवर परमानेंटली डैमेज करने का रिस्क करा सकता है, जिसमें कि पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, किडनी कम काम करना और लिवर कैंसर तक हो सकता है। हेपेटाइटिस बी की वजह से? जी बिल्कुल। तो मतलब ये खतरनाक वाला ये है? बिल्कुल खतरनाक बीमारी है। हेपेटाइटिस सी में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू हेपेटाइटिस बी। लिवर कैंसर? जी, लिवर के कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। क्रॉनिक में कितने समय के बाद जाकर के हेपेटाइटिस सी के लक्षण दिखाई देने लगता है और वो कैसे दिखता है? देखिए, ऐसा है कि जो ये हेपेटाइटिस सी है ना, ये लंबे समय 10-15 साल 20 साल बाद आपके लिवर को धीरे धीरे करके डैमेज करता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको हम हेपेटाइटिस ई से बचाना चाहते हैं, वो हैं प्रेग्नेंट पेशेंट्स। ऑलमोस्ट 20-25% चांस होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको अनफॉर्चुनेटली लिवर में हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन हुआ, तो 20 या 25% चांस है कि आपका लिवर फेल हो जाएगा। थकान रहती है, अचानक से भूख कम होने लगी है, वजन भी घटने लगा है, स्किन में पीलापन आने लगा है, आंखों में भी पीलापन दिखाई दे रहा है, इवन यूरिन का कलर भी चेंज हो रहा है। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और आप इसे इग्नोर कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, शायद ये हेपेटाइटिस का अर्ली साइन हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये हेपेटाइटिस क्या है। बेसिकली हेपेटाइटिस में हमारा जो लिवर है वो सूज जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। हेपेटाइटिस के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, तो आज के इस पॉडकास्ट में हम हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई इन सभी के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, क्यों फैलते हैं, सिम्टम्स कैसे पहचाने, इसके लिए वैक्सीन्स कौन कौन सी अवेलेबल है और इससे बचने के लिए हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बदलाव कर सकते हैं। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर क्षितिज शरण, जो कि कंसल्टेंट है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट, सर्वोदय हेल्थ केयर में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय, नमस्ते। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक हेपेटाइटिस के बारे में हर एक ब्रीफ जानकारी बता सके और समझा सके। सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि एक्चुअल में हेपेटाइटिस होता क्या है और इससे हमारे लिवर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, मेडिकल टर्म में आइटिस कहीं भी किसी वर्ड के आगे या पीछे लगे तो जनरली उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अगर हम सरल भाषा में समझें तो स्वेलिंग या सूजन। तो हेपेटाइटिस बेसिकली लिवर के इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग को कह सकते हैं, जो कि एक सरल भाषा में अगर हम समझाएं तो। ठीक है। तो इसमें जो हेपेटाइटिस है, इसमें लिवर सूजने लगता है, तो क्या ये बहुत लंबे समय तक अगर चल रहा हो तो लिवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है या कभी कभी रिवर्सिबल कंडीशन तक भी रहता है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ना, जो हेपेटाइटिस होता है वो सिंगल एक वायरस की वजह से नहीं होता है। जैसा हम जानते हैं, मोस्ट कॉमनली जो वायरल हेपेटाइटिस जिसके बारे में हम बोलें तो ये हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 वायरस मोस्ट कॉमन होते हैं। तो इसमें कुछ हेपेटाइटिस जैसे बी, सी और डी, इनसे होने वाली जो इन्फ्लेमेशन है वो कई बार कुछ पेशेंट्स में क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चल सकती है और लिवर को कंप्लीटली डैमेज भी कर सकती है, लिवर कैंसर तक करा सकती है। और जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है, जनरली इसमें ये सेल्फ लिमिटिंग सा होता है, इसमें परमानेंटली लिवर खराब नहीं होता, बट उसके भी कुछ कैविएट्स हैं। कुछ पेशेंट्स में लिवर डैमेज होता है और इतना डैमेज होता है कई बार लिवर ट्रांसप्लांटेशन की नीड पड़ जाती है। बट अदरवाइज हेपेटाइटिस ए और ई मोस्टली हम समझे तो रिवर्सिबल है। बी, डी और सी
जो है वो क्रॉनिक हो सकता है। मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा तो इरिवर्सल स्टेज जी में जी आ बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सर। तो हम ना जो पांचों हेपेटाइटिस है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हेपेटाइटिस ए से। तो प्लीज बताइए कि हेपेटाइटिस ए क्या होता है और ये फैलता कैसे है? देखिए हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस की वजह से होता है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं फीको ओरल रूट से इसका ट्रांसमिशन होता है। फीको ओरल मतलब खाने पीने की वजह से, जैसे जो भी गंदगी होती है, जो अपन खाना खा रहे हैं हम, या पानी अगर गंदगी है तो उसके द्वारा जनरली हेपेटाइटिस ए फैलता है। और अगर हम बात करें कि ये कितना डैमेज कर सकता है, तो डेफिनेटली जैसा मैंने पहले बोला अप टू 97-98% पेशेंट्स में ये रिवर्सिबल होता है, बट 1-2% पेशेंट्स में इरिवर्सिबल और लिवर डैमेज या लिवर ट्रांसप्लांट की नीड करवा सकता है। तो जो लोग कंटामिनेटेड फूड या पानी का सेवन ज्यादा करते हैं उनमें हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस ज्यादा जी हाँ बिल्कुल, खास करके बच्चों में हेपेटाइटिस ए बहुत कॉमन है। आप देखेंगे कि जॉन्डिस हो गया, बिलिरुबिन 20-25 पहुंच गया, तो ये कई बार हेपेटाइटिस ए की वजह से होता है। और इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं हेपेटाइटिस ए के? देखिए हेपेटाइटिस ए एक चीज समझना होगा कि ये कई बार एसिम्प्टोमेटिक होता है। मतलब ये कई बार हल्का फ्लू हुआ, आपको लगा कि बॉडी में थकान है, वीकनेस है, आपने उस समय उसको वायरल फीवर समझ के छोड़ दिया, और अगर आप उस समय एलएफटी कराते तो हो सकता है आपका जो एलएफटी के पैरामीटर्स हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, वो काफी बड़े होते हैं, वो वायरल हेपेटाइटिस है। इसके अलावा ये तो एक एसिम्प्टोमेटिक प्रेजेंटेशन हो गया। अदरवाइज जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है थकान, भूख नहीं लगना, कई बार हल्की बुखार और आंखों का पीला होना, और यूरिन साथ में पीला होता है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि ये इचिंग मतलब खुजली भी करा सकता है, बट हाँ उसके लिए पहले आंखें पीली और पेशाब पीला होना जरूरी होता है। ओके, उसके बाद खुजली भी शुरू हो सकता है कुछ पेशेंट्स में। हेपेटाइटिस ए के अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसके लिए जांच के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट है जिससे पता या कंफर्म किया जा सकता है कि हेपेटाइटिस ए तो नहीं है? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो एलएफटी देख के कंफर्म करेंगे, क्योंकि देखिए जॉन्डिस ना एक बहुत ब्रॉड मतलब सिंड्रोम है, जिसके अंदर मतलब नहीं तो भी तो 50 कारण है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा, डॉक्टर को आपको असेस करना पड़ेगा कि वो हेपेटाइटिस के लक्षण हैं या कोई और बीमारी है, क्योंकि कैंसर हो, खून टूटने की बीमारी हो, इसमें भी जॉन्डिस हो सकता है। तो अगर हेपेटाइटिस ए का सस्पिशन है तो बहुत ही मामूली सा एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम हेपेटाइटिस के अगेंस्ट एंटीबॉडी, जिसको हम कहते हैं IgM हेपेटाइटिस ए वायरस, हम टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आता है तो अपना डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये हेपेटाइटिस ए की वजह से हो रहा है जॉन्डिस आपको। एलएफटी ब्लड टेस्ट ही होता है? जी, एलएफटी और ये जो IgM हेपेटाइटिस ए वायरस का टेस्ट हुआ, ये दोनों ही ब्लड टेस्ट हैं। एक 2 ml ब्लड लिया जाएगा और विद इन अ डे और 4-5 आवर्स भी कई बार रिपोर्ट्स आपके हाथ में होती है। और रिपोर्ट से कैसे कंफर्म होगा कि हेपेटाइटिस ए होता है? हाँ देखिए, उसमें ना IgM HAV की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जनरली हर लैब का अलग अलग होता है, बट जनरली 0.9 या 1 कट ऑफ लेते हैं। अगर उसके ऊपर वैल्यू आ रहा है तो मतलब आपको हेपेटाइटिस है। और एलएफटी में ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि एसजीओटी, एसजीपीटी कई बार 1000 से ऊपर बढ़ा रह सकता है, और साथ में डेफिनेटली आपको जॉन्डिस होगा, मतलब बिलिरुबिन बढ़ा होगा, बिलिरुबिन की वैल्यू आपकी होगी, तो इससे हम कंफर्म कर सकते जी हैं। जी बिल्कुल। अगर हेपेटाइटिस ए कंफर्म है तो क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो होने के रिस्क पर ज्यादातर हैं, अगर एज वाइज भी समझे तो? देखिए हेपेटाइटिस ए जो है ना वो सबसे कॉमन बच्चों में होता है, जनरली मोस्ट कॉमन ये बच्चों में होता है। इसके अलावा ये एडल्ट्स में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। जिन लोगों को बचपन में इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो एडल्ट में भी उनको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर आपको एक बार हेपेटाइटिस ए हो गया है तो जनरली वो दोबारा नहीं होता है, क्योंकि वो इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर हम बात करें कि वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं, तो हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, बच्चे हो गए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हो गए, या फिर क्रॉनिक लिवर डिजीज जिनको है, वो सब इसके लिए प्रोन होते हैं। पर डॉक्टर आपने जैसे कहा कि एक बार अगर हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता है, ऐसा है कि लाइफ टाइम में सबको एक बार हेपेटाइटिस ए होने के नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबको एक बार होगा। लेकिन जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर एक बार, जैसे देखिए हमारे जो कंट्री है इंडिया में, कई बार इसमें आप देखोगे कि हाइजीन, लोग बाहर के जो खाने लोग खा रहे हैं उसमें हाइजीनिक उतना नहीं रहता, तो उससे हेपेटाइटिस ए कई बार हो जाता है बच्चों को। और जनरली अगर एक बार आपको हेपेटाइटिस ए हो गया है तो वो आगे चल के रिकरेंट नहीं होता है जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये ऐसा देखा गया है खासकर। अब जैसे हेपेटाइटिस ए कंफर्म है, सिम्टम्स पहचान ले, टेस्ट करा लिया, फिर इसका इलाज कैसे होता है? देखिए हेपेटाइटिस से एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको उल्टी ज्यादा हो रही है, थकान ज्यादा है, बुखार ज्यादा है, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उल्टी हो रही है तो शायद उल्टी की दवा, अगर आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, फ्लूइड की कमी है तो फ्लूइड देना, ये सब हो सकता है। बट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हेपेटाइटिस ए में, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 1% या उससे थोड़े से कम पेशेंट्स में ये एक्यूट लिवर फेलियर कैसे प्रेजेंट कर सकता है। और ये एक बहुत ही सीरियस बीमारी होती है जिसमें लिवर बिल्कुल ही आपका काम करना बंद कर देता है,
और आपको कई बार लिवर ट्रांसप्लांटेशन तक की जरूरत पड़ सकती है, मतलब किसी और का लिवर आप में लगाना पड़ सकता है, तो ये बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। ये कब होता है फिर? ये देखिए मैम, इसमें ना हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे एक PTINR बोल के टेस्ट होता है, वो अगर जनरली 2.5 के ऊपर जा रहा है, या फिर पेशेंट में हेपेटाइटिस ए होने के साथ साथ वो बेहोशी के लक्षण उसमें आ रहे हैं, तो हम मानते हैं कि पेशेंट एक्यूट लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है और ही नीड्स अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड इंटरवेंशन। ओके, तो ऐसे में जिन लोगों में इस तरह की दिक्कत हो सकती है हेपेटाइटिस ए की वजह से, कुछ मार्कर्स देख के आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लोग रिस्क पर हैं कि इनमें हेपेटाइटिस ए की वजह से लिवर फेलियर हो सकता है? देखिए पर्टिकुलरली ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है कि किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट में कि इसमें आगे कैसा रहेगा। तो डेफिनेटली जब भी किसी को हेपेटाइटिस होता है ना, तो उनको हम अगर एडमिट करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी करते हैं ना तो उनको रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं। हम उनका PTINR का टेस्ट कराते हैं, उनके क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हम देखते हैं कि उनमें लिवर फेलियर के साइंस डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, उनको बेहोशी आ रही है कि नहीं, या फिर उनका जो वॉमिटिंग है, नोजिया है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये सब अगर कंडीशन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली आप रिस्क पे होते हैं। लेकिन हाँ, ये ट्रीटेबल कंडीशन है, बट डेफिनेटली सीरियस और डेडली कंडीशन भी है। हेपेटाइटिस ए अगर एक बार हो गया तो थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली लिवर को डैमेज कर ही चुका है वो, तो क्या चांसेस है कि आपको फ्यूचर में लिवर से जुड़ी कोई और बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है? देखिए पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस ए होने के बाद ऐसा कोई ये नहीं है कि अगर आपको हेपेटाइटिस ए एक बार हो गया है तो आगे आप लिवर की बीमारियों के लिए ज़्यादा प्रोन हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको हेपेटाइटिस ए एक बार हो चुका है तो हेपेटाइटिस ई के बारे में जब हम बात करेंगे तो जानेंगे वो भी खाने और पीने से होता है। तो अगर आपकी हैबिट्स ऐसी रही हैं कि आप अनहाइजीनिक फूड ले रहे हैं तो हेपेटाइटिस ए ना हो, हेपेटाइटिस ई आपको हो सकता है, या और कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है ना? ठीक है। तो उसका ध्यान जरूरी है रखना। और अगर जो भी ऑडियंस हमारी चाहती है कि उनको हेपेटाइटिस ए हो ही ना, तो उसके लिए क्या प्रिवेंटिव टिप्स हैं जो वो अपना सकते हैं? देखिए जो प्रिवेंटिव टिप्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि साफ सुथरा खाना खाएं, साफ पानी पिएं, अनहाइजीनिक बाहर की जो चीज़ें होती हैं, जंक फूड, उसको अवॉइड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होगा कि हेपेटाइटिस ए के लिए हमारे पास अब वैक्सीन भी अवेलेबल है। Nice. तो इंडियन गाइडलाइंस के हिसाब से तो ये यूनिवर्सल गाइडलाइन नहीं है, बट एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ये इंक्लूड किया गया है। ठीक है। और इसके 2 डोजेस होते हैं, जनरली 1 डोज लगता है, उसके 12 महीने के बाद या 18 महीने के बाद नेक्स्ट डोज लगता है। तो वो डेफिनेटली अगर आप रिस्क पे हैं तो आपको लेना चाहिए हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन। क्या कॉस्टिंग होती है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन? मैम इसकी अलग अलग कंपनीज हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल है। 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक में आपको आराम से सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं। पर डोज? हाँ जी मैम, पर डोज। ठीक है। और जो ये लोग लगा सकते हैं उसमें भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किस उम्र तक लगाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? नहीं मैम, एक्चुअली हम बोलें तो ये बेस्ट जो एफिकेसी होती है, क्योंकि देखिए ये बीमारी मोस्ट ऑफ टाइम बच्चों में होती है, तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि 1 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको ये लग जाना चाहिए। ऐसा कोई एंड नहीं है कि आपको कब तक लगवाना है, बट जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे लिवर डिजीज के पेशेंट्स हो गए, जिनका लिवर ऑलरेडी खराब है, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, या जिनको फॉरेन ट्रैवल करना है ऐसी जगहों पे जैसे अफ्रीकन कंट्रीज आप जा रहे हैं जहाँ पे, या फिर आपको लग रहा है कि बाहर का खाना पीना ज़्यादा होगा, तो आप हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगवा सकते हैं। और जिन लोगों ने सोच लिया हमारे इस वीडियो को देखने के बाद कि चलो हम आज जाते हैं हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाने के लिए, कहाँ जाएं, क्या बोले, और उसको लगाने का प्रोसेस भी बता दें। प्रोसेस कुछ नहीं है मैम, या सर बहुत इजी सा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और डॉक्टर से मिलें, आप उनको अपना कंडीशन एक्सप्लेन करें, वो आपको एक एडवाइस करेंगे कि हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगना चाहिए या नहीं। और मामूली से आप मेडिकल स्टोर पे जाके ये आपको मिल जाता है, और किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी रजिस्टर्ड नर्स या डॉक्टर इसको आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है और लगा सकता है। तो 1 डोज हम पहले लगा लें एंड देन 1-1.5 साल के बाद लगाना जी, होता है दूसरा उसको हम बोलते हैं कि 6 महीने से 18 महीने तक, क्योंकि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग होते हैं। हाँ। और तो उसमें 6 महीने से लेके 18 महीने तक वो नेक्स्ट डोज लग सकता है। इसमें ऐसा है कि अगर पहले हेपेटाइटिस ए हो गया है उसके बाद लगाएंगे तो काम करेगी वैक्सीन? मैम जैसा मैंने कहा कि देखिए अगर एक बार आपको हेपेटाइटिस ए हो गया है ना, तो नेक्स्ट टाइम होने का रिस्क ही नहीं है, तो लगवा के कोई ज्यादा फायदा नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि जो लिवर डिजीज वाले पेशेंट्स हैं वो डेफिनेटली हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगवा लें। ठीक है, हेपेटाइटिस ए के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब आते हैं हेपेटाइटिस बी पर, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। तो ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये हमारे लिवर को डैमेज कैसे करता है और ये होता कैसे है? देखिए, तो आपने 2 सवाल पूछा है, पहला ये होता कैसे है और लिवर को डैमेज कैसे करता है। तो देखिए जो हेपेटाइटिस बी है ना, वो भी एक वायरस ही है। बेसिकली ये इसके 3 रूट्स होते हैं। ये ब्लड के द्वारा और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलता है। तो ब्लड के द्वारा जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर इन्फेक्टेड पेशेंट से आपको ब्लड मिला है, जो कि अब भारत देश में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी ब्लड आप डोनेट करते हो ना, दैट इज ऑल टेस्टेड कि उसमें हेपेटाइटिस बी तो नहीं है।
इसके अलावा कई बार नीडल स्टिक इंजुरी की वजह से होता है, जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो गलती से कई बार खुद भी लग गया और पेशेंट इन्फेक्टेड है तो आपको होने का रिस्क हो सकता है। इसके अलावा जो टैटूइंग होती है, जो आप बहुत सारे लोग अपने हाथों पे टैटू बनवाते हैं, तो जो अगर ऐसी जगहों से बन रहा है जहाँ पे वो इंजेक्शन, इंक या ब्लेड्स चेंज नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेट रिस्क है। या फिर जो इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स हैं वो अगर नीडल शेयर कर रहे हैं तो उससे होने का रिस्क हो सकता है। या फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी ये हो सकता है। अगर आप शारीरिक संबंध बना रहे हैं और आपने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया है, कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं किया है और आपका पार्टनर अगर इन्फेक्टेड है तो भी आपको होने का रिस्क है। तो ये मोस्ट ऑफ द कॉमन है। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मदर से बच्चे में ट्रांसमिशन होने का भी रिस्क होता है। अगर आप गर्भवती हैं और आपको हेपेटाइटिस बी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर को बताएं, उनसे मिलें, सलाह लें कि वो कैसे प्रिवेंट हो सकता है। तो और ये भी बहुत मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि इससे घबराने का नहीं है। अगर गर्भवती महिला को हेपेटाइटिस बी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को 100% हेपेटाइटिस बी होगा ही। वो रिस्क ऑलमोस्ट हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं अगर हम बच्चे को टाइमली वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दे तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसमें जो आपने रिस्क फैक्टर्स बताए ना, ये कहीं ना कहीं HIV से भी मिलते जुलते हैं, तो कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो HIV और हेपेटाइटिस बी में क्या डिफरेंस है? देखिए, हेपेटाइटिस बी और HIV का मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट सेम है। हाँ। ब्लड द्वारा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और गर्भवती महिला से बच्चे में। हाँ। दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हेपेटाइटिस बी जो वायरस है वो प्राइमरीली लिवर को डैमेज करता है, जॉन्डिस कराता है या लिवर खराब कर सकता है। और जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एक कंप्लीट वायरस इस तरह का है जो आपकी इम्यूनिटी को डाउन करता है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाता है और कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। तो दोनों अलग हैं बिल्कुल, बट मोड ऑफ ट्रांसमिशन डेफिनेटली सेम है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है, आपने बताया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है। अगर एक बार हो गया तो इसके सिम्टम शुरुआत में आते हैं या एक क्रॉनिक बीमारी है जो लिवर को धीरे धीरे डैमेज करती है? देखिए मैम, एक तो पहले जब भी आपको हेपेटाइटिस बी होगा ना तो उसको देखिए इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो कि 45 डेज से लेके 180 डेज तक का हो सकता है। उसके बाद आपको सिम्टम आते हैं, ठीक है। तो सिम्टम दो प्रकार के, एक्चुअली 3 प्रकार के हो सकते हैं। आइदर आप एसिम्टोमेटिक रह सकते हो, जैसे SGOT, SGPT बढ़ा, कुछ पता नहीं चला और आप ठीक हो गए। दूसरा होता है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है, जिसमें आपको जॉन्डिस होगा, आंखें पीली होंगी, पेशाब पीला होगा, थकान होगी, बुखार हो सकता है। और कुछ पेशेंट्स में ये क्रॉनिक में भी तब्दील हो सकता है। जब क्रॉनिक में तब्दील होता है तब भविष्य में चल के 15 साल 10 साल बाद लिवर परमानेंटली डैमेज करने का रिस्क करा सकता है, जिसमें कि पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, किडनी कम काम करना और लिवर कैंसर तक हो सकता है हेपेटाइटिस बी की वजह जी से। बिल्कुल। तो मतलब ये खतरनाक वाला ये है। बिल्कुल खतरनाक बीमारी है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस पर टाइमली आप डायग्नोज करें और ट्रीट करें तो ये मैनेजेबल कंडीशन है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके सिम्टम्स आते हैं हेपेटाइटिस बी के? बिल्कुल मैम, हेपेटाइटिस बी के जो सिम्टम है, जैसा कि अपने डिस्कस किया, या तो एक्यूट हो सकता है तो उसमें आपको जॉन्डिस और पेशाब पीला होगा, और क्रॉनिक होगा तो डेफिनेटली फिर वो 10 साल बाद या 15 साल बाद आपको प्रॉब्लम कर सकता है कि लिवर आप में पानी भर गया। कई बार हमारे पास पेशेंट आएंगे कि डॉक्टर साहब हमारे पेट में पानी भरा, और हम टेस्ट करते हैं तो पता चलता है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं है कि उनको इन्फेक्शन अभी हुआ है, 4 दिन पहले हुआ है, वो सालों पहले शायद कभी इन्फेक्शन हुआ हो और वो टेस्ट हो नहीं पाया, लिवर में वो धीरे धीरे डैमेज करता रहा और अल्टीमेटली फिर आपका लिवर फेल हो गया। अगर एक्यूट है किसी को हेपेटाइटिस बी और सिम्टम्स आ रहे हैं तो कौन से टेस्ट से कंफर्म होता है? देखिए, इसमें मैम सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं HBsAg का, जिसमें हम वायरस का टेस्ट करते हैं कि हेपेटाइटिस है। उसके बाद अगेन जैसे हमने हेपेटाइटिस ए में बात की थी, IgM का हम टेस्ट कर सकते हैं। IgM anti-HBC बोल के एक टेस्ट होता है। टोटल HBC भी एक टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे, और वायरल लोड हम करते हैं कि एक्चुअली आपके शरीर में वायरस कितना है वो देखने के लिए। ओके। और हेपेटाइटिस भी अगर क्रॉनिक रहा तो, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, आपने कहा 10-15 साल तक नहीं पता चलता है, एक्सीडेंटली पता चलता है अगर किसी ने गलती से LFT करा लिया या ऐसा कुछ करा लिया तो? जनरली देखिए, अभी मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वायरल मार्कर बोल के एक टेस्ट आपने सुना होगा, अगर कोई लोग हॉस्पिटल गए होंगे तो उसमें हेपेटाइटिस बी, सी और HIV जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल के इसमें आ जाता है और उसमें आपको कई बार एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हम डिटेक्ट कर लेते हैं। बट हाँ, अगर आपने कभी लाइफ में टेस्ट नहीं कराया है और एकदम से कभी आप हॉस्पिटल गए कुछ लिवर का प्रॉब्लम लेके और आपने टेस्ट किया, तो शायद आप उस समय पॉजिटिव आ सकता है आपको हेपेटाइटिस का। और अगर एक बार हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव आ गया, हम समझ गए रिपोर्ट्स वगैरह देख करके, वो अक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो, उसका इलाज कैसे होता है? देखिए, अगेन अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी है, ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव। जैसा अपन ने बात की कि बुखार आ रहा है तो बुखार की दवा, दर्द है तो पेट की दर्द की दवा, उल्टी की दवा, या फिर अगर आपको पानी की कमी है तो पानी चढ़ाना पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम
हेपेटाइटिस बी से भी ट्रीटमेंट की अगर एक्यूट है तो ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होता है। बट अगर वही एक्यूट हेपेटाइटिस बी एक्यूट लिवर फेलियर में बदल जाए तो डेफिनेटली अगेन आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ सकती है। ये तो हमने एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बी की बात की। बट एक्यूट वाला लिवर फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है एक्यूट वाला। और अगर यही चीज़ अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है तो वो ओवर द टाइम धीरे धीरे आपको लिवर को डैमेज करेगी, तो फिर वो हम उसमें टर्म बोलते हैं डीकम्पेंसेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज, ठीक है। तो उसमें जैसे पेट में अगर पानी भर रहा है तो उसके लिए हमें पानी कम करने की दवा देनी पड़ सकती है, या फिर अगर आपकी किडनी कई बार कम काम करती है लिवर की वजह से भी तो उसमें कुछ एल्बुमिन के इंजेक्शंस होते हैं वो हमें देना पड़ सकता है। और खास करके एंटीवायरल ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो काफ़ी इफेक्टिव हैं वायरस के रेप्लिकेशन को कम करने में। तो जैसे कि टिनोफोविर, एंटाकाविर नाम की दवाइयाँ होती हैं, और मंथली थेरेपी अगर आप पूछें तो हार्डली 800-900 रुपये होती है, और आप उससे लिवर कंट्रोल हो सकता है आपका जो हेपेटाइटिस बी है। एक चीज़ जो आपको समझना पड़ेगा, मैं बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी अगर आपको क्रॉनिक है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अप टू लाइक 97% ऑफ टाइम ये क्योरेबल नहीं है, ये कंट्रोलेबल है बट क्योरेबल नहीं है अगर ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है। तो एक्यूट इज सेल्फ लिमिटिंग जो सही हो जाता है, बट क्रॉनिक इज लाइक 97% ऑफ टाइम आपको इट विल नॉट बी क्योर्ड, बट डेफिनेटली इट कैन बी कंट्रोल्ड। लेकिन जैसा आपने कहा कि हेपेटाइटिस एक बार हो गया तो बहुत कम चांसेस है दोबारा होगा, बट हेपेटाइटिस बी अगर है, अगर क्रॉनिक वाला है तो लाइफ टाइम रहेगा फिर? जी, अगर क्रॉनिक है तो अप टू मे बी 97-98% चांसेस हैं कि दैट विल बी क्रॉनिक, वो आपको सही नहीं होगा। दवाइयों से मैनेज करना होता है उसमें। मैम हमें देखना होता है कि आपके लिवर की स्थिति क्या है, वायरस का लोड कितना है और एलएफटी कैसा है, उसके बेसिस पे डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट की जरूरत है भी या नहीं है। हमारे पास एक बहुत बड़ा चंक क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का ऐसा भी होता है जिसको हम ट्रीट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं जी, हम उसको फॉलो अप करते हैं बस, ठीक है, 6 महीने पे या 3 महीने पे टेस्ट करा के, क्योंकि हर हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। सिम्टम्स आए ना आए दोनों में नहीं, अगर सिम्टम आ रहे हैं देन इट शुड बी ट्रीटेड। अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है और अगर सिम्टम नहीं है तो कुछ टेस्ट करके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है। ओके। लेकिन अगर जैसे किसी ने, आपने कहा कि सिम्टम्स आते हैं तभी हम करते हैं ट्रीटमेंट, अदरवाइज छोड़ देते हैं, तो ऐसा है कि छोड़ देते हैं तो वो तो साइलेंटली लिवर को डैमेज ही कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो साइलेंटली लिवर को डैमेज कर रहा होता है, लेकिन इसीलिए हम उनको अपने फॉलोअप में रखते हैं। हर 3 महीने से 6 महीने में हम उनको बुला के टेस्ट करते हैं। एक्चुअली जैसे बहुत अच्छी बात कही आपने, अब अगर आप कभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में जब हम अटेंड करते हैं या हम भी लेक्चर देते हैं तो अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी अगर पेशेंट को है, वो सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है, दोनों ही स्थिति में ट्रीट करें। बट एज ऑफ नाउ अगर आज मेरे पास कोई पेशेंट आता है, जो गाइडलाइंस हमारी सोसाइटीज़ की हैं वो क्लियर कट मेंशन करती हैं कि एसिम्टोमेटिक में आपको अगर SGOT SGPT आपका नॉर्मल है तो हम जनरली ट्रीट नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर आप एसिम्टोमेटिक भी हो और SGOT SGPT बढ़ा है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये डिसीजन ना मतलब डॉक्टर आपके साथ पेशेंट के साथ मिल के लेते हैं कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं भी है तो उसको रेगुलर फॉलोअप में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि उसे हमने छोड़ दिया कि आप ठीक हो, ऐसा नहीं है। हर 3 महीने 6 महीने पे बुला के आपको टेस्ट होगा, क्योंकि देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ ना, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। आपको लाइफ लॉन्ग एक टैबलेट लेनी है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसको फिर फर्दर हम ट्रीट करते हैं। अगर उनमें ऐसा है, जैसे आपने कहा था ना कि कई बार लिवर ट्रांसप्लांट की नीड आ जाती है, अगर नया लिवर लगा लिया तो हेपेटाइटिस भी ठीक हो सकता है या? देखिए मैम, उसमें ऐसा है कि जब आप नया लिवर आपको मिलता है तो अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो उसके बाद भी आपको हेपेटाइटिस बी की दवाइयाँ चलानी हमें पड़ती हैं कि वो, क्योंकि आपके ब्लड में और भी जगहों पे हेपेटाइटिस बी का वायरस रह सकता है जो कि वापस आपके लिवर को डैमेज कर सकता है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट कंटिन्यूअसली चलाना पड़ सकता है। तो हेपेटाइटिस बी क्या लिवर के अलावा बाकी बॉडी ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है? रेयर केसेस में हाँ, ये किडनी को भी डैमेज कर सकता है। कई बार ये फिर वैस्कुलाइटिस नाम की बीमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। तो डेफिनेटली हाँ, ये प्राइमरीली लिवर को डैमेज करता है, बट हाँ कुछ और ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। ठीक है। इसके लिए कोई वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी के लिए? हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत ही अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है जो कि यूनिवर्सल पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सारे बच्चों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त में लगाई जाती है। और जिन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगा है, एडल्ट लोगों को भी ये बहुत एडवाइसेबल होता है कि आप अपना पहले हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराएं, और अगर आप नेगेटिव हैं तो डेफिनेटली वैक्सीन लगवाएं। इसकी 3 डोजेस होती हैं और वो जनरली एक अभी लगती है, फिर 1 महीने पे और फिर 6 महीने पे। बच्चों में? हाँ, बच्चों में भी और बड़ों में भी।
तो मतलब बच्चों में तो अगर कोई है पैदा हुआ है तो उन सबको तो लगाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम जो भी बच्चों की डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है तो सभी का वैक्सीनेशन कार्ड बनता है, और अगर पेरेंट्स बच्चों को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और हॉस्पिटल डिलीवरी ही होती है मोस्ट ऑफ टाइम, अब हम बात करें तो घरों में डिलीवरी अब गाँव एरियाज में भी काफ़ी कम हो गई है, तो मोस्ट ऑफ टाइम वैक्सीनेशन अब काफ़ी हद तक हमारा प्रोग्राम अच्छा चल रहा है भारत सरकार का। ऐसा कोई टाइम था जब इंडिया में हेपेटाइटिस बी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े थे तो आफ्टर वैक्सीनेशन कम हुए हों? बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल बहुत, जैसे अभी जैसे जो पेशेंट्स जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं जो 70s 80s के बॉर्न हैं, उनमें आप देखेंगे कि हेपेटाइटिस काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अभी के जो बच्चे आगे चल के एडल्ट होंगे, तो उनमें हेपेटाइटिस का डेफिनेटली बहुत कम इंसिडेंस रहेगा। तो ये बहुत काफ़ी कंट्रोल हुआ है हेपेटाइटिस। आपने कहा था कि प्रेग्नेंट अगर कोई है महिला तो उनसे बच्चों में भी पास ऑन हो सकता है। अगर बच्चा पैदा हुआ और उसे हेपेटाइटिस की वैक्सीन लग गई तो चांसेस हैं कि फिर वो होगा, या तब देखिए, तक बच्चा पास ऑन हो चुका रहता है? देखिए, जब बच्चा होता है, अगर गर्भवती माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को वैक्सीन के साथ साथ एक इम्यूनोग्लोबुलिन करके एक दवा होती है, वो भी लगाई जाती है, जिससे ट्रांसमिशन जो होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, तो बेबी विल बी सेफ, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि हेपेटाइटिस बी से हम बच करके रहे आज के समय में भी, आने वाले जनरेशन्स को भी, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी टिप्स होंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन कराना है 100%। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हमें बचना है। जो अनहाइजीनिक जगहों पे जहाँ पे टैटूइंग हो रही है या फिर कई बार शेविंग हो रही है तो वो ब्लेड्स चेंज करें। अनहाइजीनिक जगहों पे टैटूज ना बनवाएं और कभी भी नीडल शेयर ना करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये इसमें जैसे आपने कहा था ना कि हेल्थ केयर वाले भी रिस्क पर रहते हैं कई बार, जैसे हॉस्पिटल, आपने हेपेटाइटिस ए के लिए कहा था, बी वाले भी मतलब बी वाले तो और ज़्यादा, बी के लिए तो और ज़्यादा है मैम, क्योंकि वो ब्लड से ट्रांसमिट होता है। अगर हम हेपेटाइटिस सी के बारे में आते हैं तो हेपेटाइटिस सी जो है वो कौन से वायरस होते हैं, कैसे फैलता है और ये लिवर को कैसे डैमेज करता है? देखिए मैम, हेपेटाइटिस बी और सी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, ब्लड, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और नीडल शेयरिंग जी नीडल शेयरिंग वाला। तो हेपेटाइटिस सी भी लिवर को उसी प्रकार से डैमेज करता है। आपके जो हिपेटोसाइट्स हैं, लिवर के सेल्स हैं, उसको डैमेज करता है, बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, अल्टीमेटली लिवर फाइब्रोसिस होता है। और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं अगर हम बात करें तो जनरली हेपेटाइटिस सी जो है ना वो एक्यूट के जैसे प्रेजेंटेशन नहीं होता है उसका, जनरली उसमें जॉन्डिस नहीं होगा, वो धीरे धीरे करके लिवर को डैमेज करते रहेगा और अल्टीमेटली लिवर खराब करने का रिस्क ओवर द पीरियड लाइक 10 ईयर्स 15 ईयर्स बाद बढ़ जाता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी में फिर डिफरेंस क्या हुआ? हेपेटाइटिस बी और सी में डिफरेंस मैम देखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक्यूट हेपेटाइटिस बी होता है बट एक्यूट हेपेटाइटिस सी जनरली नहीं होता है। हेपेटाइटिस सी में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू हेपेटाइटिस बी। लिवर कैंसर? जी, लिवर के कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ओके जी। तो ये क्या धीरे धीरे हो सकता है, क्योंकि आपने कहा कि एक क्रॉनिक बीमारी है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे धीरे धीरे लिवर डैमेज होता है, बॉडी उसको ठीक करने की कोशिश करती है, फिर डैमेज होता है, फिर ठीक करने की कोशिश करती है, तो इसमें जो सेल्स लिवर के ठीक हो रहे होते हैं कई बार उनमें म्यूटेशन हो जाता है और अल्टीमेटली वो फिर कैंसर बन जाता है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल शेयरिंग, अनहाइजीनिक अगर आपने ब्लेड्स यूज किए हैं तो सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हेपेटाइटिस सी फैलता है, बट उसका ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी से थोड़ा सा कम है सेक्सुअल ट्रांसमिशन से। और इसमें कौन से एज ग्रुप वाले लोग रिस्क पर होता है? देखिए, एज ग्रुप का इसमें भी चूंकि गर्भवती माँ से बच्चे में जा सकता है, तो एक जो छोटे बच्चे हैं वो रिस्क पे होते हैं, जो इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स हैं वो इसके रिस्क पे होते हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसके रिस्क पे होते हैं काफ़ी। तो ऐसे में अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है तो इसके सिम्टम्स आपने कहा क्रॉनिक में ही दिखाई देते हैं। क्रॉनिक में कितने समय के बाद जाकर के हेपेटाइटिस सी के लक्षण दिखाई देने लगता है और वो कैसे दिखता है? देखिए, ऐसा है कि जो ये हेपेटाइटिस सी है ना, ये लंबे समय 10-15 साल 20 साल बाद आपके लिवर को धीरे धीरे करके डैमेज करता है। तो अगर एक तो हो सकता है कि आपने रूटीन ब्लड टेस्ट करा, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गया, ये बोले तो सबसे अच्छा सिनेरियो है, क्योंकि अभी आपका लिवर डैमेज नहीं हुआ है, डॉक्टर आराम से उसको ट्रीट कर सकते हैं। जब सिम्टम्स आते हैं तो लिवर डैमेज होने के, लिवर खराब होने के सिम्टम्स आते हैं, जो कि पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, बेहोशी छाना, ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं उसमें। ओके, तो हेपेटाइटिस सी कैसे पता लगाया जा सकता है, किस टेस्ट से? हेपेटाइटिस सी का एक बहुत आसान सा टेस्ट है anti-HCV, जो कि दिखाता है कि हेपेटाइटिस सी वायरस से आपका एक्सपोजर हुआ है कि नहीं। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसके बाद एक टेस्ट होता है HCV RNA का, हम टेस्ट करते हैं, जिसमें वायरल लोड हम पता करते हैं, और अगर वायरल लोड भी पॉजिटिव है देन आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट दिया जाएगा इसके लिए। ये खुद से कोई करा सकता है जब तक सिम्टम्स ना आए तब तक? हाँ बिल्कुल, anti-HCV का टेस्ट आप आराम से करा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी डॉक्टर से आप मिलें, वो प्रिस्क्राइब करेंगे और आराम से, ये 2 या 300 रुपये का टेस्ट होता है और इसके बेसिस पे आपको आराम से
हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो सकता है। अगर नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है तो फिर उसमें क्या चीज़ें बोली जाती हैं आपकी तरफ से? देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी आपका नेगेटिव है तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि जो नॉर्मल आप हेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करें, ब्लेड्स और नीडल शेयरिंग वगैरह ना करें। और अगर आप पॉजिटिव हैं तो आरएनए का टेस्ट हम करते हैं और उसके बाद इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट 2 चीज़ों पे डायरेक्ट किया जाता है। पहला डायरेक्ट होता है कि जो वायरस है उसको हम ख़त्म करें, और दूसरा अगर साथ में लिवर डैमेज हो चुका है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इन 2 एरियाज़ पे फोकस करते हैं हम ट्रीटमेंट में। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन है? अनफॉर्चुनेटली नहीं, इसके लिए रिसर्च चल रहा है, होप सो जल्दी ये आ जाए, बट अभी तक हमारे पास हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो अगर किसी का हेपेटाइटिस सी के रिपोर्ट्स में पॉजिटिव आ गया है तो फिर इलाज क्या? इसमें भी वही होता है कि सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं होता? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है हेपेटाइटिस सी की। अब हमारे पास इतने इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कि अप टू 97-98% क्योर हम अचीव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये बस एक सिंपल आप टैबलेट आपने लेना है, वो टैबलेट का ड्यूरेशन 3 महीने से या 6 महीने होगा, और आप हेपेटाइटिस सी हम क्योर कर सकते हैं। एक बार हो गया तो फिर ट्रीटमेंट के बाद चांसेस है दोबारा हो सकता है हेपेटाइटिस? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने अपने प्रैक्टिसेस ठीक नहीं किए तो डेफिनेटली आपको दोबारा हेपेटाइटिस सी हो सकता है। और अगर दोबारा हेपेटाइटिस सी हुआ तो इसमें है, क्योंकि आपने कहा क्रॉनिक बीमारी है, तो ऑलरेडी पहला हेपेटाइटिस सी तो हमें 10-15 साल बाद पता चल रहा है, दूसरा हेपेटाइटिस सी और बाद में पता चलेगा या वो जल्दी पता चल सकता है? वो डिपेंड करता है मैम कि वो किस स्टेज पे आपका लिवर है। अगर आपका लिवर ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है तो आपके सिम्टम्स जल्दी आ जाएंगे, या फिर अगर आपने टेस्ट जल्दी करा लिया तो आ जाएंगे। बट एक बार अगर आपको हेपेटाइटिस सी हो चुका है, ट्रीटमेंट के बाद आपने अपने प्रैक्टिस ठीक नहीं किए, तो ये बहुत जानलेवा बीमारी हो सकती है। और इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है? बिल्कुल मैम, अगर आपका लिवर खराब होता है तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन की अगेन जरूरत पड़ सकती है। और लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक खर्चीला ट्रीटमेंट है जो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये जानलेवा हो सकता है। इसमें वही हम सेम सवाल करेंगे कि अगर नया लिवर लग गया है तो चांसेस है कि फिर से हेपेटाइटिस सी होगा, या वो भी खून में फैल गया रहता है? इसमें आराम से कंट्रोल किया जा सकता है मैम, और जनरली इसमें लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत ऐसी पड़ती नहीं है। अगर आपको ट्रांसप्लांट हो गया है और अगर आप में हेपेटाइटिस सी के वायरस नहीं है तो ज़्यादा फिर ट्रीटमेंट की जरूरत होती नहीं है। जो नॉर्मल लिवर के लिए जो ट्रीटमेंट चलेंगी या इम्यूनोसप्रेशन जो ट्रांसप्लांट के बाद चलेगा, दैट इज डेफिनेटली नीडेड। ठीक है। और अगर जो भी ऑडियंस हमारी चाहती है कि हेपेटाइटिस सी से खुद को, अपने फ्रेंड्स या फैमिली को बचा करके रखे, तो क्या चीज़ें अपना सकते हैं वो लोग? सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करें, नीडल ब्लड शेयरिंग ना करें। ब्लड डोनेशन अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टेस्ट होगा उस समय और वो पता चल सकता है कि आपको हेपेटाइटिस सी है या नहीं है। ठीक है, हमने ए बी सी की बात कर ली, अब बात है जो चौथा वाला है हेपेटाइटिस डी। तो हेपेटाइटिस डी के बारे में हालांकि हम बहुत ज़्यादा कम ही सुनते हैं, तो इसको प्लीज़ बताइएगा कि ये किस तरीके का वायरस है, कैसे फैलता है और लिवर को कैसे डैमेज करता है? देखिए, हेपेटाइटिस डी के बारे में काफ़ी कम बात होती है। हेपेटाइटिस डी जो वायरस है ये जनरली हेपेटाइटिस बी के साथ ही फैलता है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस के ऊपर एक सतह होती है जिसका इस्तेमाल हेपेटाइटिस डी करता है अपने रेप्लिकेशन के लिए और लिवर को डैमेज के लिए। तो जब तक हेपेटाइटिस बी नहीं है, हेपेटाइटिस डी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लिवर डैमेज, ऑलमोस्ट सब कुछ हेपेटाइटिस डी की तरह ही होता है। अच्छा, तो इसमें फिर सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं हेपेटाइटिस डी में? जनरली हेपेटाइटिस डी डायग्नोज नहीं होता है, क्योंकि हम जनरली डॉक्टर्स भी कई बार इसको टेस्ट नहीं करते हैं और हम हेपेटाइटिस बी पे आगे रुक जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि आईजीएम टेस्ट हम कर सकते हैं और अल्टीमेटली फिर इसका भी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल हेपेटाइटिस बी जैसा ही होता है कि लिवर डैमेज करेगा ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आए किसी का तो डॉक्टर्स ऐसा एडवाइस करते हैं कि एक बार डी के लिए भी टेस्ट करा लीजिए? देखिए, डेफिनेटली जो हेपेटोलॉजिस्ट हैं या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं ये हमेशा हम नहीं करते हैं। अगर हमें कुछ सस्पिशन होता है, जो हमारा पूरा क्लिनिकल पिक्चर है वो हेपेटाइटिस बी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली हम हेपेटाइटिस डी के लिए एक बार ज़रूर हम देखते हैं उसको। हेपेटाइटिस डी डेंजरस है, मतलब वो लिवर को डैमेज कर सकता है, या बाकी जो हमने 3 डिस्कस किए वो उससे ज़्यादा डेंजरस है? मैम देखिए, ऐसे डेंजरस कहना तो डेफिनेटली डेंजरस है, बट इसको किसी वायरस से कंपेयर करना थोड़ा सा सही नहीं होगा, क्योंकि हेपेटाइटिस डी ना अलोन इन्फेक्शन नहीं कराता जनरली। अच्छा। ये सब कुछ हेपेटाइटिस बी के साथ चलता रहता है। तो जो भी प्रिकॉशंस आपको हेपेटाइटिस बी के लिए हैं, सेम इज फॉर हेपेटाइटिस डी। अगर हेपेटाइटिस डी को चेक करना है या कंफर्म करना है, उसके लिए कोई टेस्ट है? उसके लिए भी टेस्ट है, या तो आप आईजीएम का टेस्ट कर सकते हैं या फिर वायरल पीसीआर करके आप डीएनए डिटेक्ट कर सकते हैं, बट ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड टेस्ट है। और जनरली आपके लोकल लैब्स पे ये अवेलेबल नहीं होगा,
मोस्ट ऑफ टाइम रिसर्च सेंटर्स पे या फिर कोई अच्छी लैब्स है वहीं पे ये अवेलेबल होता है। कौन से लोग हैं जो हेपेटाइटिस डी होने के रिस्क पर हैं? जो प्रिकॉशन या जो पॉपुलेशन आपकी हेपेटाइटिस बी और सी के रिस्क पे थे, बिल्कुल सेम पॉपुलेशन हेपेटाइटिस डी के रिस्क पे है। और अगर ये हो गया हेपेटाइटिस डी तो इसका फिर इलाज कैसे होता है और इससे बचने के लिए क्या करें? अगेन देखिए, इससे बचने के लिए हमें वही प्रिकॉशंस इस्तेमाल करने हैं जो हमने हेपेटाइटिस बी और सी के लिए किया है। होने के बाद अगेन हमारे पास एक दवा अवेलेबल है जो हम इस पर दे सकते हैं, और जो दूसरा फोकस होता है वो हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट पे होता है, और साथ में आपके जो लिवर डैमेज हुआ है तो उसको ठीक करने पे होता है हमारा फोकस। मतलब इतना कॉमन नहीं है ये हेपेटाइटिस डी? इतना कॉमन नहीं है, और उतनी टेस्टिंग भी नहीं है, उतना अवेयरनेस भी नहीं है जितना बाकी वायरसेस के लिए है। ठीक है, बट आपको लगता है कि हेपेटाइटिस डी के बारे में भी लोगों को जानना चाहिए? क्योंकि आई एम श्योर इससे भी तो लिवर डैमेज होता ही हाँ, डेफिनेटली। बट देखिए, अल्टीमेटली ट्रीटमेंट प्रिकॉशन सब कुछ हेपेटाइटिस बी जैसा ही है, तो अगर आप हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंट अपने आप को कर ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप हेपेटाइटिस जी से बचे रहेंगे। ठीक है, परफेक्ट। लास्ट हम हेपेटाइटिस ई पर आते हैं। इसके बारे में बताइएगा कि क्या है ये हेपेटाइटिस ई का जो वायरस है, ये कैसे फैलता है? देखिए, हेपेटाइटिस ई बिल्कुल हेपेटाइटिस ए की तरह फैलता है। ये गंदे खाने पीने से, मोस्टली फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन से इसका ट्रांसमिशन होता है। और इसमें हेपेटाइटिस ई जो है वो एक बहुत एक्चुअली काफ़ी खतरनाक बीमारी है, और ये एज अ पैंडेमिक तो नहीं, मैं कहूँगा कि एपिडेमिक सॉर्ट ऑफ, जैसे आप पर्टिकुलर एरिया में एक कोई गंदा कुआं है, वहाँ से कुछ एक गांव के लोग पानी पी रहे हैं, तो आप देखोगे कि गांव में 50 लोगों को एक साथ हेपेटाइटिस हो गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हेपेटाइटिस ई होता है। अच्छा, तो ये हेपेटाइटिस ई होने के रिस्क पर आपने कहा कि ए वाले ही है, जो लोग गंदा खाना, गंदा पानी इस तरह कंज्यूम करते हैं। इसके केसेस क्या हमें आज के समय में बढ़ते हुए दिखते हैं या कम हो गए पहले से? नहीं, देखिए, बढ़ते हुए तो मैं नहीं कहूँगा। हेपेटाइटिस ई जो है, आज जितने भी हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, तो हेपेटाइटिस ए ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू हेपेटाइटिस ई। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको हम हेपेटाइटिस ई से बचाना चाहते हैं, वो हैं प्रेग्नेंट पेशेंट्स। प्रेग्नेंट पेशेंट्स में हेपेटाइटिस ई प्रेजेंट्स एज फल्मिनेंट हेपेटाइटिस, मतलब कि लिवर खराब होने का चांस उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट 20 to 25% चांस होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको अनफॉर्चुनेटली लिवर में हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन हुआ, तो 20 या 25% चांस है कि आपका लिवर फेल हो जाएगा उसी टाइम, प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक बीमारी है। बट हाँ, अगर उस समय आप नॉर्मल प्रिकॉशंस ले रहे हैं, साफ सुथरा खाना खा रहे हैं, तो चांसेस कम है कि आपको हेपेटाइटिस ई हो। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अगर उन्होंने प्लान प्रेगनेंसी की है तो उसके पहले हम श्योर टेस्टिंग तो होती होगी? देखिए मैम, रूटीन टेस्टिंग हेपेटाइटिस ई की नहीं होती है आज के डेट में। हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और सिफिलिस वगैरह के टेस्ट जनरली ज़्यादा हम प्रेग्नेंट पेशेंट्स में करते हैं। हेपेटाइटिस ई भी ना है जो वो एक्चुअली एक्यूट हेपेटाइटिस से प्रेजेंट करता है, जिसमें जॉन्डिस, वीकनेस, थकान हो गई। तो अगर सिम्टम्स आते हैं तो डेफिनेटली हम टेस्ट करते हैं, अदरवाइज रूटीन टेस्टिंग हम नहीं करते हैं अभी। हेपेटाइटिस ई के लक्षण फिर कैसे दिखाई देते हैं? सेम एज हेपेटाइटिस ए, आपको या तो एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, या फिर वीकनेस हो सकती है, थकान हो सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है, भूख नहीं लग सकती है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर आंखें और पेशाब पीली हो सकती हैं। पीली हो सकती है। अगर हेपेटाइटिस ई हो गया तो फिर इसका इलाज कैसे होता है? अगेन, हेपेटाइटिस ई भी 98 to 99% टाइम जो है, नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स की हम बात करें तो सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद ही ठीक हो जाता है। जी, खुद ही ठीक हो जाता है। जो हल्की दवाइयाँ, थोड़ी दर्द की, बुखार की, ऐसी कुछ दवा की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज जो 1% पेशेंट्स बचे, या फिर प्रेग्नेंट पेशेंट जिनको लिवर फेलियर हो गया, तो उसमें फिर अल्टीमेटली हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन, या फिर एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है प्लाज्मा फेरेसिस जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम खून की सफाई करते हैं। अच्छा, तो वो हम ऑफर कर सकते हैं पेशेंट्स को। इसके लिए कोई वैक्सीन है हेपेटाइटिस ई के लिए? हेपेटाइटिस ई के लिए वैक्सीन अवेलेबल है मैम, और ये कुछ साल पहले ही लॉन्च हुआ है इंडिया में। अगेन, इसके भी 3 डोजेस होते हैं, और इंडिया में ये अवेलेबल है। कौन लोग लगा सकते हैं हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन? देखिए, हेपेटाइटिस ई का जो वैक्सीन है वो हम ऑब्वियसली बच्चों को एडवाइस करते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को एडवाइस करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट्स हैं, जिनको लिवर ऑलरेडी डैमेज्ड है, तो हम नहीं चाहते कि उनमें एक और इंसल्ट हो हेपेटाइटिस ई का, तो उनमें हम ये हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन उनको एडवाइस करते हैं। लगाने का प्रोसेस क्या होता है? अगेन मैम, ये इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगता है, और 3 डोजेस होते हैं इसके। आप डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, और अगेन 0, 1 और 6 इसका डोज होता है, मतलब 0 मंथ पे, फिर 1 मंथ पे, और फिर अल्टीमेटली 6 मंथ्स पे इसका आपको इंजेक्शन लगता है। महंगी होती है या नॉर्मल प्राइस? नहीं मैम, ये थोड़ी सी महंगी है, 5 से 8 हज़ार रुपए तक की। पर डोज?
पर डोज। अच्छा। बट डेफिनेटली अगर आप रिस्क पे हैं तो ये आपको डेफिनेटली सजेस्टेबल है, क्योंकि ना ये बड़ा मतलब अगर आपको हेपेटाइटिस है ऑलरेडी, आपका लिवर खराब है, उसमें अगर आपको हेपेटाइटिस ई जॉन्डिस होता है तो एकदम से आपका लिवर डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो डेफिनेटली ये एडवाइसेबल है उन पेशेंट्स के लिए। आपने कहा कि ये भी सेल्फ लिमिटिंग ही रहता है, तो हेपेटाइटिस ई के लिए भी क्या वही जो मतलब सिम्टम्स है उसी का इलाज करना होता है या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चलता है इसका? देखिए, एक स्पेसिफिक ड्रग आती है रिबाविरिन करके, बट जनरली उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है सेल्फ लिमिटिंग ही होती है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा, धीरे धीरे आपको भूख लगने लगेगी, आपकी वीकनेस सही हो जाएगी, और जो सपोर्टिव पीरियड इनिशियल के कुछ दिनों में शायद हल्का ट्रीटमेंट देना पड़े, अदरवाइज तो कोई ट्रीटमेंट नीड नहीं होता है। अगर लिवर अनफॉर्चुनेटली आपका फेल हो गया है तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट, अदरवाइज। और हेपेटाइटिस ई से बचने के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? साफ सुथरा खाना खाएं, बाहर का ना खाएं ज़्यादा, बस दैट्स इट। जो हम लोगों ने अभी तक सारे हेपेटाइटिस की बात की है, उसमें अगर हमें रेट मतलब वो ऑर्डर करना हो कि कौन सा वाला सबसे डेंजरस है, देन फिर कैसे कैसे, तो एक बार। कोई भी बीमारी अच्छी नहीं है मैम, सारी ही बीमारियां ये जो हेपेटाइटिस की हैं जानलेवा हो सकती हैं। बट हाँ, हेपेटाइटिस ए और ई की बात करें तो मोस्ट ऑफ टाइम ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, तो ज़्यादा इश्यूज नहीं होते हैं। बट उनमें भी कई बार लिवर खराब होता है और लिवर ट्रांसप्लांट की नीड पड़ सकती है। हेपेटाइटिस बी और सी है कि ये क्रॉनिक चलता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 20 ईयर्स आपका लिवर खराब हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है। तो डेफिनेटली आपको सारे बीमारियों से इनसे बचना चाहिए। एक बार आप ब्रीफ में हमारी ऑडियंस के लिए ज़रूर बता दीजिए कि हेपेटाइटिस के लिए कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं और उनको लगाने का क्या प्रोसेस होता है? देखिए, अभी जो हमने 5 वायरसेस की बात की ABCD, इसमें हमारे पास हेपेटाइटिस A, B और E के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो तो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अवेलेबल है, तो वो मोस्ट ऑफ टाइम आज के जितने बच्चे हैं सभी को लग गया है। अगर एडल्ट्स में नहीं लगा है तो उन्हें लगवाना है। इसके 3 डोजेस होते हैं। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन के 2 डोजेस हैं और अगेन हेपेटाइटिस ई के 3 डोजेस हैं। जो हमने डिस्कस किया कि जो पॉपुलेशन रिस्क पे है हेपेटाइटिस ए और ई की, डेफिनेटली उनको ये वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। हमारी ऑडियंस अगर चाहती हैं कि ये पांचों हेपेटाइटिस से A, B, C, D, E से बच करके रखें, तो अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को भी, तो क्या ऐसे अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, क्या इनकलकेट करें, सो दैट कुछ ऐसे सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो करें ताकि उनको किसी भी हेपेटाइटिस वायरस होने का रिस्क बहुत कम हो जाए? देखिए, अपन ने मोस्टली 2 हमारी जो रास्ते से हेपेटाइटिस फैल रहा है, एक ब्लड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट द्वारा और दूसरा खाने पीने से। तो आप साफ सुथरा खाना खाएं, घर का खाना खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, तो इससे आप हेपेटाइटिस ए और ई से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी, डी से आप सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करें, नीडल शेयरिंग ना करें, और टैटूइंग अगर आप करा रहे हैं तो सेफ जगहों पे कराएं, तो इससे आप आराम से बच सकते हैं हेपेटाइटिस से। कोई रेड फ्लैग्स ऐसे देखे कि 5-6 ये चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें एक बार हेपेटाइटिस किसी के लिए भी जा करके डॉक्टर से मिल लेना चाहिए? देखिए, अगर आपको वीकनेस लंबे समय से लग रही है, थकान लग रही है, बुखार हल्का हल्का रहता है, पेट के दाहिने हिस्से में हल्का दर्द रहता है, या फिर आपको आंखें पीली हो रही हैं, पेशाब पीला हो रहा है, कभी कभी इचिंग हो रही है, तो एक बार डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलें। और एक बार अगर नीड होगा तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर उसके लिए टेस्ट करेंगे और ये आराम से डायग्नोस किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में डॉक्टर हम लोगों ने 5 हेपेटाइटिस के बारे में जो भी कॉन्वर्सेशन की है वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से 5 हेपेटाइटिस के बारे में हमें बहुत ही ब्रीफ जानकारी दी है, सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, कैसे बचा जा सकता है। तो आई एम श्योर ये सेशन उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा जो इसे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस पर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए आपको हेपेटाइटिस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके मन में कोई और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NVT लाइव। थैंक यू।